नमस्कार मित्रों। कल वाले क्लास की तरह ये क्लास भी इम्पोर्टेंट रहेगी। 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं और सेवा क्षेत्र जो है वो हम देखेंगे, जो कि सेकंड ग्रेड के लिए आपके सीधा सीधा इंडियन इकोनॉमिक का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है उसके लिए। तो थोड़ा सा चैप्टर को हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर में ऐसा है कि देखो, अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, जितना भी देश के अंदर जितना सारा जो पैसे का लेन देन है, तो वो उसके तीन क्षेत्र माने गए हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को द्वितीयक क्षेत्र, तीसरे को तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। वैसे अब आजकल चौथा क्षेत्र और पांचवा क्षेत्र भी आ रहा है, आईटी कार और। तो मोटा मोटी तीन क्षेत्र है, जिसमें पहले क्षेत्र में प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि है और खनन है, मत्स्य पालन है, वो सब इसमें आ जाते हैं, यानी जो सीधा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। दूसरे में आ जाता है उद्योग, यानी जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे मान लो गन्ना खेत में उगा प्राथमिक क्षेत्र में, गन्ने को फैक्ट्री में ले गए, चीनी बनी द्वितीय क्षेत्र। गन्ने को बाजार में ले आए, चीनी को ले आए बाजार में बेच रहे हैं, दुकानदार बेच रहा है, तो जो लेकर आया है परिवहन से या जो बेच रहा है वो सेवा क्षेत्र में आता है। तो उद्योग हो गया, निर्माण या विनिर्माण, ये विनिर्माण का मतलब विशेष रूप से निर्माण। तीसरा जो क्षेत्र है उसे सेवा क्षेत्र बोलते हैं, जो कि जिसमें व्यापार आ गया, परिवहन आ गया, बीमा आ गया, बैंकिंग आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो आप इसमें खास बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, जैसे भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई, तो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है, विकसित देश है, उनमें क्या होता जाता है, जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, उसका कुल अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि भाई इसमें इतना ज़्यादा आमदनी नहीं है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसे बढ़ेंगे, तो इस क्षेत्र का योगदान कम होगा और इसका बढ़ता जाएगा तीसरे क्षेत्र का। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तकनीक बढ़ेगी, वैसे वैसे भी तीसरे क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाएगा। आप आज देखते हैं कि इंटरनेट आने के बाद में यूट्यूब है या और अन्य संसाधन आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गया है, ये सब चीज़ें ये 5G और, तो जैसे जैसे तकनीक आई है, इलेक्ट्रिक चीज़ें आई है, मशीनें आई है, तो उन सब चीज़ों के टेक्निक और इन सब संचार के आने से इस क्षेत्र का और जो है योगदान बढ़ता जाता है। वर्तमान की हम बात करें तो देश की जो कुल इकोनॉमी है, जो जीवीए है, जीवीए और जीडीपी भी आप नाम पढ़ते हैं। जीडीपी तो हो गया सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी देश की सीमा के अंदर कुल जितना भी उत्पादन है। जीवीए में क्या होता है कि जैसे जीडीपी में अगर हम कर जो है, जीवीए में इसमें कर नहीं जोड़े जाते, इसमें कर और जोड़ देते हैं, तो वो जीवीए बन जाता है। यानी एक तरह से सकल घरेलू उत्पाद ही है ये, ग्रोस वैल्यू एडेड, कुल मूल्यवर्धन। तो जीवीए में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो थर्ड क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। वर्तमान की बात करें तो लगभग 55%, यानी कुल 100 रुपये अगर कमाए जा रहे हैं, आमदनी है 100 रुपये, अगर मानक मान के चलते हैं हम, तो 100 रुपये अगर हम मान के चलें तो 55 रुपये आप ही मान के चलो इस क्षेत्र से आ रहे हैं। हर 100 रुपये के पीछे 55 रुपये, मोटा मोटी अगर हमें देखें तो अब इसी सेवा क्षेत्र को लेकर किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, मॉडल क्वेश्चन जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट है क्लास, आप गौर से इसको देखिएगा, और इसकी जो फिर PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज दी जाएगी। इसी प्रकार के करीब 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज भी सेकेंड ग्रेड के लिए अलग अलग पार्ट वाइज हमने अवेलेबल करवा रखी है यस गुरु एप्लीकेशन पर। शुरू करते हैं। सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो ये क्षेत्र जो है ये दिनों दिन बढ़ रहा है, तो कौन सा कारण है? एक चीज ध्यान रखना, हालांकि अभी भी आबादी जो है आधे से ज़्यादा भारत में 55 से 60% कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है, परंतु उसमें इतनी आमदनी नहीं है। आमदनी जो ज़्यादा है, जो रुपया जो आ रहा है, जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, वो इस क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र के लिए कौन सा? विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि या दूसरे वाला? कृषि क्षेत्र में वृद्धि पहले वाला, या फिर तकनीकी प्रगति और नवाचार, या फिर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता? तो बताओ कौन सा कारण है जो सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो अब आपके कहानी समझ में आ गई होगी कि भाई सेवा क्षेत्र, जैसे आज आप देखो अमेजोन है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है, इनके जो मालिक है
वो विश्व के टॉप 10 में आते हैं। तो ये किस तकनीक का ही तो कमाल है सारा। आज घर बैठे आप सामान मंगवाते हैं, घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक्निक। तो समझ गए आप इसमें तकनीकी क्षेत्र। तो क्या उत्तर हो जाएगा, तीसरा उत्तर इसका हो जाएगा, तकनीकी प्रगति और नवाचार। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। जैसे जैसे ये तकनीकी प्रगति बढ़ेगी, मशीनें हो, टेक्नोलॉजी हो, वैसे वैसे सेवा क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगला, भारत में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कितना योगदान है। जी भी ए भी लिखा है तो भी आप उसमें चिंता मत करना, परसेंटेज वही रहना है। तो कितना है सेवा क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है, आपको ध्यान में रहे। एग्रीकल्चर का है 16%, 16 से 18। उद्योग का उससे थोड़ा दुगना, उससे डबल कर लो, और सेवा का उससे डबल कर लो मोटा मोटी। ठीक है, तो 50 से 60% जो योगदान है, और मोटा मोटी आप ये हो गया। और एकदम क्लियर पूछें तो आपको बताना है 55%, यानी 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 55%। इनके इस टॉपिक के नोट्स बनाकर भी आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर नोट्स के रूप में भी अवेलेबल करवाए गए हैं, कंप्लीट सेकंड ग्रेड के, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेवा क्षेत्र में, यानी जो तीसरा क्षेत्र है सर्विस सेक्टर, उसमें वृद्धि के कारण जीवन स्तर में सुधार होता है ना। जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल सुधर गई, हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल आ गई, पहले साइकिल ही नहीं थी, गाड़ियाँ आ गई, मोबाइल आ गया, फ्रिज आ गए, टीवी आ गए, कूलर आ गए। तो जीवन स्तर में सुधार और किस में होती है, गरीबी में, बेरोजगारी में, श्रम उत्पादकता में, या प्रदूषण में, किस में वृद्धि होती है। तो देखो यहाँ बात सकारात्मक की जा रही है कि जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तो फिर क्या होगा, श्रम की उत्पादकता, श्रम की उत्पादकता जो है उसमें भी वृद्धि होती है। श्रम की उत्पादकता आप समझ गए कि जो मेहनत करें उसकी प्रोडक्टिविटी। मान लीजिए एक सड़क खोदनी है, तो फावड़े से खोदेंगे, गेंते से, एक जेसीबी से, तो काम फास्ट हो रहा है ना, तो श्रम की उत्पादकता जो इसमें बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो काम तो फास्ट होता ही है। जैसे एक बार मेरे पिताजी बता रहे थे कि हमारे दादा परदादा जी जो थे, तो बीकानेर उस समय हमारा जिला था, सुजानगढ़ का लगता था। तो बीकानेर कई बार जिला मुख्यालय पे काम होता था, कभी कभार कोई तहसील में काम पड़ जाता था, तो पैदल सुजानगढ़ से बीकानेर पैदल जो है 200-250 किलोमीटर चलकर जाते थे। हाथ में जैसे वो प्याज वगैरह ले लिए, पानी की बोतल ले ली, और कांदा रोटी होती थी पुराने ज़माने में। तो आप सोचो कि एक वो ज़माना था, और अब ज़माना है कि एरोप्लेन से आपको देश के किसी भी कोने में जाना है तो 2 घंटे में, 3 घंटे में, 10 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बात क्या चल रही थी, श्रम उत्पादकता की। तो जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होगी, काम फास्ट होगा, बढ़ेगा काम। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सेवा क्षेत्र में क्या नहीं आता है, पर्यटन आता है क्या, बैंकिंग, शिक्षा, विनिर्माण, विनिर्माण मतलब निर्माण, निर्माण मतलब उत्पादन, तो ये तो हो गया दूसरा क्षेत्र, यानी कि उद्योग है, फैक्ट्रियां है, उनमें उत्पादन होता है, तो दूसरा क्षेत्र हो गया। आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे बिस्कुट है, तो गेहूं खेत में उगा, प्राथमिक क्षेत्र, फैक्ट्री में उसका मैदा बनाया, बिस्कुट बनी, दूसरा क्षेत्र, बाजार में उसको बेचा, तीसरा क्षेत्र। तो ये मोटा मोटी, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, विनिर्माण। ठीक है, अगला, सेवा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, परिवहन, या सभी। तो सभी काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अच्छी सेवा देंगे, हम अच्छा काम करेंगे। शिक्षा होगी, कंप्यूटर की और की, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो भी बन रहे हैं। परिवहन, सड़कें अच्छी होगी, परिवहन अच्छा होगा तो काम बढ़ेगा। तो तीनों सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे, सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो व्यापार की मात्रा में वृद्धि, वस्तुओं का आयात, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए कौन सा कारक, तो देखो प्राकृतिक संसाधन अगर जमीन में है तो हम उसका करेंगे खनन, तो खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र है वो बढ़ेगा। हालांकि उसका फायदा तो आगे उसका मिलना है,
व्यापार भी बढ़ेगा, पैसे भी आएंगे, सब कुछ होगा। परंतु सीधा सीधा इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, विनिर्माण क्षेत्र है, तो ये आ गया दूसरा क्षेत्र, ये हो गया पहला क्षेत्र। अब वस्तुओं का आयात और व्यापार की मात्रा, वस्तुएं आ रही है तो यहाँ सीधा सीधा ढूंढना, हालांकि आप घुमा फिरा के देखोगे ना तो चारों ही वैसे मान लो जुड़ सकते हैं, परंतु यहाँ सीधा व्यापार से लेना देना है कि सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है, व्यापार। तो व्यापार की जैसे जैसे मान लो मात्रा बढ़ेगी, दुकानें बढ़ेगी, व्यापार बिजनेस बढ़ेगा, तो वो सेवा क्षेत्र में माना जाता है। तो तीसरा क्षेत्र ए हो जाएगा उसका उत्तर। सेवा क्षेत्र में वृद्धि से निम्नलिखित में से किस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? सकारात्मक का पूछा है पहला तो ये है, तो बेरोजगारी पर सकारात्मक का तो कोई लेना देना नहीं है, गरीबी नहीं है, प्रदूषण नहीं है, आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास, और नकारात्मक है तो बेरोजगारी कम होगी ना, सेवा क्षेत्र बढ़ेगा तो। ये आज आप सोचो ना कि चीजें बढ़ी है तो, अब जैसे एक टाइम था लोग कहते थे कि एसटीडी पीसीओ बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कंप्यूटर आ जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि एआई आने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। देखो आगे क्या होता है, कंप्यूटर आने से कितने लोगों को रोजगार भी तो मिल गया, अब कंप्यूटर टीचर बन गए, कंप्यूटर पार्ट्स बेचते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो ऐसे समय, अब जैसे एसटीडी पीसीओ चले गए तो मोबाइल आ गया, मोबाइल से कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी सारी दुकानें हैं, कितना कुछ चल रहा है। तो चीज़ें इसमें जो है वो सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। तो आर्थिक विकास जो है, हालांकि कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, वो अलग हम मान सकते हैं उसको, कि आम आदमी तक लाभ नहीं पहुंचा, इस टाइप के कुछ। सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र है ये अर्थव्यवस्था का? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। चतुर्थक में आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी इसको माना जा रहा है। सेवा क्षेत्र में वृद्धि के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो तकनीकी प्रगति होगी, वैसे वैसे क्या होगा, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा ना भाई। एक तो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तकनीकी प्रगति, सड़कें बढ़ रही है। विदेशी व्यापार में सुधार होगा तो फायदा होगा, विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि होगी तो होगा, आय का बढ़ा हुआ स्तर। तो यहाँ पे जो है कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? अब इसको देखो, विनिर्माण क्षेत्र यह है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का इस क्षेत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से लेना देना नहीं है, हालांकि वैसे तीनों क्षेत्र जुड़े हुए हैं, परंतु अब जितना ज्यादा उत्पादन होगा सेवा तो बढ़ेगी, परंतु डायरेक्ट जैसे यहाँ जुड़ाव नहीं है जिम्मेदार वृद्धि के लिए। तो चारों ऑप्शनों के हिसाब से हम देखें ना, तो आय बढ़ेगी तो भी फायदा है, ये भी है, तो तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र का विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है। तो गरीबी नहीं, बेरोजगारी नहीं, प्रदूषण नहीं, आर्थिक विकास। ये क्वेश्चन मुझे लगता है रिपीट हो गया ना, कोई बात नहीं। यूआईडीएफ, अर्बन, अर्बन यानी शहरी, रूरल यानी ग्रामीण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आधारभूत संरचना, मूल ढांचा, सड़क, बिजली, पानी। तो शहरी जो मूलभूत ढांचा है उसके डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन कौन करता है? तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक, शायद इसका पूरा नाम है, NHB। ठीक है, तो ये इसका प्रबंधन करती है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इंपॉर्टेंट है ये, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो उनमें पर्यटन में उनमें भारत कौन से स्थान है? तो उन से याद रख लेना, 39। ठीक है, तो उनमें कौन से स्थान पे? 39। वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के उत्पादन में सेवा क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत योगदान रहा है? तो सीधा सिंपल क्वेश्चन, 55% योगदान रहा है। कौन सा गैर संपर्क गहन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? गैर संपर्क गहन सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत तो वित्तीय, आईटी सेक्टर, व्यापार, संचार व प्रसारण। तो देखो आईटी सेक्टर तो इसमें आएगा, गहन सेवा के अंतर्गत नहीं आता, संचार भी आ जाएगा। ठीक है, गहन सेवा मतलब डीप सर्विस, और वित्तीय और व्यापार, तो इन दोनों में से अगर हम बात करें तो यहाँ डिटेल इसमें नहीं है, तो व्यापार जो है ना वो इसमें गहन में नहीं आएगा, वित्तीय भी गहन में आ जाएगा। ठीक है, गैर संपर्क गहन सेवा,
गहन कृषि क्या होता है कि जैसे कम क्षेत्र में ज़्यादा कृषि की जाती है, एक एक इंच जमीन का उपयोग किया जाता है, तो वैसे गहन यानी डीप सर्विस। तो व्यापार हो जाएगा इसमें। कथन, भारत में सेवा क्षेत्र जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। सही है क्या? बिल्कुल सही है, 55% है ना। कारण, अब कारण पढ़ना हो तो आप क्योंकि लगा लिया करो इसको, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो ये इसी की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ये अलग कथन है। क्योंकि सेवा क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। सही बात है क्या? ये श्रमिक सेवा क्षेत्र में ज्यादा लगे हुए हैं क्या दूसरे और प्रथम क्षेत्र से? नहीं, श्रमिक तो सबसे ज्यादा कृषि में लगे हुए हैं। आज भी 55 से 60% आबादी जो है, 50 मान लो, 50 से 55 जो है किस पर निर्भर है? कृषि के ऊपर निर्भर है। उतना उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पर बैठे हैं, कर रहे हैं, क्या करें, दूसरा काम नहीं है। तो कथन ए तो सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। यानी श्रम इतना नहीं है इसमें, ये तो सारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है। अब जैसे आप व्हाट्सअप देखते हो, व्हाट्सअप आज दुनिया में कितना बड़ा, पूरी दुनिया चलाती है उसको। अच्छा, कितने लोग वहाँ काम कर रहे होंगे उसकी फैक्ट्री में? फैक्ट्री क्या, वो ऑफिस में शायद 10-15 लोग, 20 लोग ज़्यादा से ज़्यादा संभालते हैं उसको। तो ये है, इस प्रकार से टेक्निक पर काम हो गया ना सारा। तो सेवा क्षेत्र में जीडीपी में सबसे बड़ा है, लेकिन रोजगार में इसका योगदान कृषि और निर्माण तुलना में अपेक्षाकृत कम है। भाई आमदनी ज़्यादा हो रही है देश को, कुछ लोगों को ही फायदा हो रहा है। अब जैसे मान लो जियो है, तो जियो का मालिक है, वो देश में जीडीपी में कर देकर योगदान तो दे रहा है, परंतु आम आदमियों तक नहीं पहुंच रहा है मामला। तो पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र की वृद्धि में बाधा नहीं है? सेवा क्षेत्र की वृद्धि में डिजिटल आधारभूत संरचना की कमी, ये तो बाधा है ना। भी जैसे इंटरनेट नहीं है, डिजिटल सर्विस है ना, टेलीफोन नहीं और नहीं। कौशल विकास की कमी, ये भी है। विदेशी निवेश की अधिकता और क्षेत्रीय असमानता। तो विदेशी निवेश अगर ज़्यादा आएगा तो ये बाधा थोड़ी है, ये तो बढ़िया चीज़ है। एफडीआई ज़्यादा आ रहा है, दूसरी कंपनी आ रही है, फैक्ट्रियाँ लगा रही है, तो तकनीक भी साथ में आती है, आमदनी भी होती है। तो क्षेत्रीय असमानता जो है ना, वो नहीं पूछा क्या, सेवा क्षेत्र की वृद्धि में बाधा नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानता तो है ही बाधा, क्षेत्रीय असमानता तो बाधा है ही ना। कोई क्षेत्र है वो, जैसे मान लो हरियाणा है, पंजाब है, तो उपजाऊ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे उड़ीसा हो गया, या कोई और पठारी है, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, तो वो पिछड़े हुए, तो ये उसका तो फर्क पड़ता ही है। तो ये तीनों तो है ही, ये नहीं है बाधा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को समझ के, सोच समझ के करना चाहिए। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं, पर आप थोड़ा सा वहाँ सोचा करो। ठीक है, ऐसे मत देखो अगर मैंने पढ़ा नहीं था तो होगा कि नहीं होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कई बार कॉमन सेंस है। तो एफडीआई की अधिकता सेवा क्षेत्र के विकास में सहायक होती है, बाधा नहीं होती। और एफडीआई कितनी है, क्या है, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आई, ये सब आप जो है वो पिछला वीडियो देख लेना। एक अलग प्ले लिस्ट बना दूंगा, MCQ IMP क्वेश्चन 2025 सेकंड ग्रेड के नाम से। एक प्ले लिस्ट और है, वो भी आप देख लेना। भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र के निर्यात में पर्यटन का, वित्तीय सेवाएं, आईटी और आईटी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं। तो आईटी जो है वो होना चाहिए, क्योंकि देखो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना से संबंधित सॉफ्टवेयर, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर बना बना के अमेरिका खरीद रहा है इंडिया के सॉफ्टवेयर, तो इंडिया बहुत इस मामले में आगे है। तो भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यात में आईटी जो है ना वो सबसे आगे है। वित्तीय सेवाएं तो बैंक बीमा हो गई, तो बीमा की कंपनियां तो अमेरिका की भारत में बीमा करती है। पर्यटन के मामले में चलो वैसे हैं, परंतु विदेशों का इतना नहीं है इसकी तुलना में, तो ये सबसे ज्यादा है। आईटी और बीपीओ, बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स, यानी व्यापार के संबंध में आउटसोर्सिंग। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो डिप्लोमा करते हैं, डिग्रियां करते हैं, आईआईटी करते हैं, फिर विदेशों में जाते हैं और वहाँ के कंपनियों के मालिक बनते हैं, या कंपनियों के प्रमुख बनते हैं, सीईओ वगैरह बनते हैं, और भी छोटे और बड़े स्तर पे काम करते हैं, तो वो संभालते हैं निर्यातक जो निर्यात योग्य सेवा में अग्रणी है। सेवा क्षेत्र की वृद्धि से निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं होता? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, होगा। रोजगार का भारी विस्तार, शहरीकरण में तेजी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार। तो क्या जो है इसका प्रभाव नहीं होता? तो शहरीकरण या फिर रोजगार, तो रोजगार का भारी विस्तार।
तो रोजगार का भारी विस्तार नहीं होगा। देखो कैसे, क्योंकि कम लोग ही काम चला लेते हैं ना, लोग तो अभी इसमें कम ही लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है भारी विस्तार नहीं होगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार भी होगा, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र में जॉबलेस ग्रोथ की समस्या होती है, नौकरियां कम है, ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना व्हाट्सएप का, और भी बड़ी बड़ी कंपनियों का भले देख लो आप। उच्च विकास दर के बावजूद रोजगार सीमित सर्जित होते हैं तुलनात्मक रूप से। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक गतिविधियों का उदाहरण नहीं है? तो तृतीयक गतिविधियां कौन सी आ गई? सेवा क्षेत्र की। क्या क्या है इसमें? बीमा, बैंकिंग, लॉजिस्टिक कंपनियां। लॉजिस्टिक का मतलब ये जो सामान वगैरह, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, परिवहन सामान को इधर से उधर लाती है, ले जाती है, रखती है, तो लॉजिस्टिक। कपड़ा निर्माण इकाई और पर्यटन एजेंसी। तो पर्यटन, परिवहन। पर्यटन में क्या होता है? पर्यटन में यही तो है ना, विदेशी आया तो होटल में रुका, तो होटल क्या है? सेवा क्षेत्र। घूम रहा है तो टैक्सी में जा रहा है और जा रहा है, 2 रुपये दे रहा है, सेवा क्षेत्र। दुकान से सामान खरीद रहा है, कुछ लिया, सेवा क्षेत्र। उसको गाइड गया साथ में, उसने दिखाया महल वगैरह, वो भी सेवा क्षेत्र। सारी सर्विस में आ गई, सर्विस सेक्टर। तो ये पर्यटन। तो कपड़ा निर्माण जो है ना, ये तो किस में आ गया? द्वितीयक क्षेत्र है ना, निर्माण, विनिर्माण, फैक्ट्री, तो द्वितीयक क्षेत्र इसमें होगा, तो ये तीसरा क्षेत्र नहीं होगा। तो क्या है? कपड़ा निर्माण एक द्वितीयक क्षेत्र है, बाकी सब तृतीयक क्षेत्र है। भारत के सेवा क्षेत्र की कौन सी विशेषता इसे अन्य विकासशील देशों से अलग बनाती है? तो अन्य जो विकासशील, अब भारत विकासशील विकासशील रहेगा क्या? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब विकसित होने वाला है। 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में आना है। जापान को पीछे पछाड़ दिया, अब जर्मनी को पीछे पछाड़ने वाले हैं। तो सेवा क्षेत्र की कौन सी विशेषता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बड़ा विस्तार है ये, या फिर उच्च तकनीकी सेवाओं में हम वैश्विक नेतृत्व कर रहे हैं ये, या फिर कृषि पर अधिक निर्भरता है, तो ये, और या फिर कम पूंजी निवेश है। बताओ क्या होगा? अच्छा प्रश्न है ना ये, सोचने वाला सा। तो यहाँ पे जो है तकनीकी वाला, उच्च तकनीकी सेवाओं में वैश्विक नेतृत्व है। आज से कुछ सालों पहले शायद बराक ओबामा ने कहा था, या किसने कहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका वालों पढ़ लो, नहीं तो भारत वाले आ जाएंगे और आपकी नौकरी खा जाएंगे। तो आज यही हो रहा है, भारत वाले जो है पढ़ाई में होशियार है, पढ़ रहे हैं, इंटेलिजेंट है, और यहाँ से डिग्रियाँ करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, और बन के कंपनियाँ स्थापित करके सॉफ्टवेयर बना के उनको बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो क्या हुआ? अन्य देशों की तुलना में भारत में क्या आगे हैं? उच्च तकनीकी जो सेवाएं हैं उसमें हम वैश्विक नेतृत्व करने की स्थिति में है। आईटी, सॉफ्टवेयर, फिनेंशियल, कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी है, जो इसे अन्य देशों से अलग बनाता है। अब पाकिस्तान और अन्य देश इसलिए तो पिछड़ गए। भारत में सेवा क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना विशेष रूप से शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम सड़क योजना का तो इसे कोई लेना देना नहीं लग रहा होगा। सर्व शिक्षा अभियान, सेवा भारत योजना, सेवा क्षेत्र विकास योजना। तो आइए आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सेवा क्षेत्र विकास योजना ये है इसके लिए। और होने के लिए, देने के लिए केवल SDS ही दे दें, तो सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, स्कीम। तो सेवा क्षेत्र विकास योजना ये इसका नाम है। यह योजना IT, टूरिज्म यानी पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब इसी में आ जाते हैं। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर, आपको कोई, आप गए, डॉक्टर ने देखा, लिख दिया, तो डॉक्टर ने कोई आपको उसे चीज़ थोड़ी दी है। जैसे मान लो कृषि में, तो मान लो आपने सामान दिया, तो उसने तो केवल सर्विस दी है, अपनी, अपना ज्ञान, अपना अनुभव आपको दिया है, टाइम दिया आपको। टीचर है, वकील है, तो वो सब क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो आदि सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सेवा क्षेत्र का असंतुलित विकास का क्या अर्थ है? कुछ सेवाएं तेजी से बढ़ी है, कुछ पीछे रही है। सेवा क्षेत्र में रोजगार तेजी से बढ़ा, तो ये तो असंतुलन स्थिति नहीं है। सभी राज्य समान रूप से विकसित हुए, नहीं, इसमें कोई असंतुलन नहीं है। तो ये वाला इसमें होगा कि कुछ सेवाएं तेजी से बढ़ी, कुछ पीछे रह गई। जैसे तकनीकी से संबंधित तेजी से बढ़ गई है ना, तो सेवा क्षेत्र का यह असंतुलित विकास हम इसको बोलते हैं। भारत में IT, बैंकिंग, दूरसंचार जैसी सेवाएं अत्यधिक विकसित है, जबकि पर्यटन, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखना।
भारत में सेवा क्षेत्र के असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? केवल आईटी क्षेत्र में निवेश, अब केवल शब्द आ गया ना तो वो ऑप्शन लगभग गलत ही है। सेवा क्षेत्र का विनिवेश, हालांकि प्रमाण 100% नहीं परंतु मोटा मोटी सेवा क्षेत्र का विनिवेश, क्षेत्रीय सेवा केंद्रों का विकास, करण प्रणाली का जटिलीकरण। तो इसमें क्या होगा कि सेवा क्षेत्र का जो असंतुलन है उसको दूर करने के लिए हमें अलग अलग जो क्षेत्रीय सेवा केंद्र है उनका हमें विकास करना चाहिए। छोटे शहर है, पिछड़े क्षेत्र है, गांव है, वहाँ भी सेवा उद्योग फैलाने से संतुलन लाया जा सकता है। सेवा क्षेत्र में मेक इन इंडिया नीति का प्रभाव मुख्यतः कहाँ देखा गया है? कृषि क्षेत्र में, विनिर्माण, निर्माण, तकनीकी सेवाएं और खनन क्षेत्र। तो मेक इन इंडिया के हिसाब से अगर हम देखें सेवा क्षेत्र में का प्रभाव, तो कृषि, विनिर्माण, खनन, ये तो तीनों क्षेत्र ही अलग हो गए ना। तो इस हिसाब से तकनीकी क्षेत्र, ये तकनीकी क्षेत्र है, ये किस में आता है? थर्ड में, सेवा क्षेत्र में आता है। प्रश्न किसका है? सेवा क्षेत्र का है। तो सेवा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का क्या फर्क पड़ा कि भाई इंडिया में बनाओ, तो तकनीकी सेवाएं और स्टार्टअप, ये तकनीकी सेवाएं स्टार्टअप जो है ना मेक इन इंडिया के तहत, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आईटी सेवाएं, डिजिटल भुगतान आदि को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। और आपको ये पता होना चाहिए डिजिटल भुगतान जो है ना इसको लेकर पूरी दुनिया अचंभित है। जो अपने यूपीआई वाला आता ना, जैसे दबाया 10 रुपये भी देने हैं सब्जी वाले को तो तुरंत खटाक मोबाइल निकाला, क्यूआर किया। हर लोग क्यूआर वाला रखते हैं वो। तो इससे क्या होगा, आपने कितना आराम हो गया। लोग अमेरिका भी आश्चर्यचकित थे कि ये मामला क्या है आपके। तो ये जो यूपीआई सिस्टम है ना इसको कई देश भी अपना रहे हैं, भारत में को दे रहा है टेक्नोलॉजी। अमेरिका वगैरह में क्या वो नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, और भी कई प्लेटफॉर्म इतने आसान नहीं है वो। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी माथापच्ची होती है नेट बैंकिंग में। और इनमें क्या है, सेफ है, न तो कोई उसको हैक कर सकता। अपन ओटीपी बताएं वो अपनी गलती है, लिंक वेक लेकर वो अपनी गलती है, बाकी ऐसे नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें डिजिटल वाला है तो प्रोत्साहन मिला है। नीचे दो स्तंभ दिए गए हैं। स्तंभ फर्स्ट सेवा क्षेत्र की श्रेणियां है और स्तंभ सेकंड उससे संबंधित उदाहरण है। प्रश्न बड़ा होता है ऐसा देखने में, परंतु ऐसे प्रश्नों को देख के डरना नहीं चाहिए कि कौन माथापच्ची करेगा, छोड़ो। तो प्रश्न सरल है। वित्तीय सेवा, तो ये क्या है, सेवा की श्रेणी हो गई ना, और ये है उससे संबंधित उदाहरण। जैसे वित्तीय सेवा में क्या आ जाएगा, बीमा या बैंकिंग, बताओ। परिवहन सेवा, तो इसमें रेलवे आ गया। सूचना प्रौद्योगिकी, तो सॉफ्टवेयर आ गया। बीमा सेवा, तो बीमा सेवा में बीमा कंपनियां। वित्तीय, फाइनेंशियल, तो इसमें आ गई बैंक, बैंकिंग। तो इस प्रकार से आपके ये मिलान, तो आप इसको जो है वो कर ही लोगे इसमें इजीली। तो हो गए 25%, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे लगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको कल शाम तक। और इसी टाइप के हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगा रखे हैं। 100 से अधिक टेस्ट है, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेली 2 से 3 टेस्ट दो आप घंटे भर में, तो आप आराम से परीक्षा तक ये कर सकते हो। नोट्स है, प्रिंट ले सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके, अलग अलग पार्ट वाइज है, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यस गुरु एप्लीकेशन है उस पर। और साथ ही आप अगर किताब से जुड़ना चाहो, ये नोट्स के ऐसे अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं और ऐसे ये टेस्ट के अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं। एक साथ भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है। अलग अलग दे रखा है सारा, किस में कितने क्वेश्चन है क्या है। और बुक से जुड़ना चाहो तो ये सेकेंड ग्रेड की ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किताब ले सकते हो। सोल्व्ड पेपर है व्याख्या सहित, नए पाठ्यक्रम से संबंधित ये प्रश्न रखे हैं, बाकी डिलीट कर दिए। और बहुत पुराने पेपर नहीं लिए, पिछले 4-5 सालों के 2018 से 24 तक के लिए हैं। ये करंट अफेयर के लिए है, ज्ञान सरोवर की, रवि सर की। ये भी किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। दोनों कॉम्बो पैक आप साथ में लेते हो तो उसमें डिलीवरी चार्ज भी फ्री है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।